ओके चलो पढ़े। तो अपन एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 ले रहे हैं, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। क्या चैप्टर का नाम क्या है बेटा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं वो भी पता होनी चाहिए तुम लोगों को, है ना। तो बिल्कुल बेसिक है कम्प्लीटली, ठीक है। ढंग से समझने की कोशिश करना, सोचने की कोशिश करना। भाई आप लोगों को पता है कि जो सर्कल होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल राउंड शेप में। सर्कल के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ से उसको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको हम? सेंटर पॉइंट, ठीक है। वो जो सेंटर पॉइंट होता है वो फिक्स पॉइंट होता है, और एक दूसरा पॉइंट होता है वो क्या होता है? मूवेबल पॉइंट होता है। ये तो हो गया आपका फिक्स पॉइंट। और इस पॉइंट को फिक्स करके मान लो सपोज दैट मैंने क्या किया, एक धागा लिया और धागे को यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद में मैंने उसके दूसरे एंड पे पेंसिल को जोड़ दिया, है ना। और फिर मैं इसको फिक्स करके इस पेंसिल को चारों तरफ इसके रोटेट करवा रहा हूँ, किसके थ्रू? धागे की मदद से। किसकी मदद से? धागे की मदद से, थ्रेड की मदद से, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये मूवेबल पॉइंट है। पहले अभी ये यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद में ये यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद में 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 यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा। और जब इस पूरे पाथ को मिक्स किया जाएगा ना, जब पूरे पाथ को मिलाया जाएगा, तब जाके आपका क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तब जाके आपका क्या बनेगा बेटा? सर्कल बनेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है बेटा? सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ मूवेबल पॉइंट। सर्कल क्या होता है? अगर कोई डेफिनेशन पूछ लेता है आपसे सर्कल की, तो सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ मूवेबल पॉइंट। सर्कल जो होता है एक पाथ होता है किसी भी मूवेबल पॉइंट का, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है बेटा ये? क्या बोला मैंने? सर्कल इज अ पाथ ऑफ मूवेबल पॉइंट, या फिर ये लिख लो, सर्कल इज अ लोकस ऑफ मूवेबल पॉइंट which is equidistant from a fixed point, always, है ना। मतलब अगर मैं ये बोलूँ बेटा कि ये जो पॉइंट है ना, कौन सा? ये जो आपका ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। क्वेश्चन, इस पॉइंट को मैंने क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। यह पॉइंट मेरा फिक्स हो गया और इस पॉइंट को मैं क्या करवा रहा हूँ? मूव करवा रहा हूँ। मूव कर पाने के बाद में एक पाथ जनरेट होगा, एक पाथ ट्रेस होगा वहाँ पे। जो पाथ ट्रेस होगा ना, वही क्या होगा बेटा? सर्कल होगा। पहले अगर हम बात करें, अगर हम 2 साल पहले के सिलेबस की बात करें, तो 2 साल पहले आरबीएससी में एक चैप्टर था लोकस नाम का, और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। 11-12 से रिलेटेड बेसिक चैप्टर था, जो वो अब हट गया है क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी चैप्टर जो सिलेबस है वो लागू हो गया है। उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ रहता था। लोकस एक्चुअल में क्या होता है बेटा? लोकस होता है एक पाथ होता है किसी भी चीज़ का। लोकस क्या होता है बेटा? एक पाथ होता है किसी भी चीज़ का, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं, ठीक है। लोकस इज अ पाथ ऑफ ऑल पॉइंट। जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जो पाथ होगा, जितने भी मूवेबल पॉइंट हैं वो जो पाथ बना रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लोकस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? लोकस बोलेंगे। बेटा सर्कल की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है, वैसे तो इतनी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को फील आना चाहिए सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल इज अ लोकस कह लो, या फिर सर्कल इज अ पाथ। पाथ मतलब कोई भी पथ। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ तो मेरा जो पथ है ना वो क्या है? ये वाला है। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? लोकस बोल रहा हूँ। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ मूवेबल पॉइंट। ये एक मूवेबल पॉइंट का वो पाथ होता है, क्योंकि ये मूवेबल पॉइंट ही तो पाथ क्रिएट करता है ना। तो सर्कल इज अ पाथ ऑफ मूवेबल पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर होता है। मतलब ये मान लो फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है बेटा? आपका फिक्स्ड पॉइंट है। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूँ, ये अभी फिक्स्ड पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो भी फिक्स्ड, मतलब तो भी ये जो दूरी है बराबर दूरी है। अगर मैं यहाँ से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बात करूँ तो भी दूरी वैसी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस है सर्कल की। क्या है ये? रेडियस है। और रेडियस कभी भी क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है। मतलब यहाँ से यहाँ की बात कर लो, 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 कहीं की भी बात कर लो, वो हमेशा क्या रहने वाला है बेटा? इक्विडिस्टेंट रहने वाला है, मतलब बराबर दूरी पर रहने वाला है, ठीक है। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। वो पॉइंट बराबर दूरी पर रहेगा हमेशा, किससे? एक फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट से क्या होगा बेटा? वो बराबर दूरी पर रहेगा। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, या उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्कल बोलते हैं। वो जो चीज़ें नहीं आई समझ में? सब लोगों को समझ में आई? ये छोटा सा बेसिक था। अब आप लोगों को ये पता होगा कि जो बाउंड्री होती है किसी भी सरफेस की,
किसी भी सरफेस की जो बाउंड्री होती है उसको क्या हम बोलते हैं बेटा, पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल की एक बाउंड्री होती है, क्या होती है बेटा, रेक्टेंगल। मान लो सपोज दैट ये रेक्टेंगल है, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो मैं इसका पेरीमीटर क्या बोलूंगा बेटा, भाई जितनी भी बाउंड्री है उनका एडिशन, जितनी भी सरफेस है उन सबका एडिशन। तो मैंने बोला L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना पेरीमीटर, यही होता है ना रेक्टेंगल का। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, मान लो सपोज दैट ये स्क्वायर है आपका, तो मैंने ये बोला कि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, क्यों, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है उसकी। तो मैं क्या बोलूंगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना, तो टोटल कितना हो गया 4a, मतलब उसका जो पेरीमीटर आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4a के बराबर आएगा। इतनी चीज समझ में आई, 4a के बराबर उसका पेरीमीटर आएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हर सरफेस की जितनी भी 2D सरफेस है ना या 3D सरफेस है, उनकी एक बाउंड्री होती है। क्या होती है, उनकी एक बाउंड्री होती है, उसी को क्या बोला जाता है, पेरीमीटर बोला जाता है। ठीक है, तो पेरीमीटर जो होता है वो एडिशन होता है ऑल साइड्स का। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर कोई साइड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक सरफेस है। इसके अंदर क्या है बेटा, सरफेस है। तो इसमें पेरीमीटर की बजाय इसको क्या बोला जाता है बेटा, सरकमफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो ये जो इसकी जो लेयर है ना, जो इसकी बाहर की सरफेस है उसको क्या बोला जाएगा, सरकमफेरेंस बोला जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, सर्कल और एक और चीज होती है ना, एक तो गोला होता है और एक वृत्त होता है, स्फीयर। सर्कल और स्फीयर दोनों को अगर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो सेम नजर आएंगे, दोनों को अगर मैं बोर्ड पे बनाऊंगा तो सेम नजर आएंगे, अदरवाइज वो अलग अलग होते हैं। सर्कल जो होती है वो 2D सरफेस होती है। कैसी सरफेस होती है बेटा, 2D। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि सर्कल क्या है, सर्कल इज अ काइंड ऑफ रिंग। क्या है, एक तरीके की रिंग है ना। कोई भी ऐसी रिंग हो गई मेरे पास में, मैंने धागा लिया और उससे एक रिंग बना दी, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरीके की सर्कल है। वो क्या है बच्चा, एक तरीके की सर्कल है। लेकिन स्फीयर क्या होता है, स्फीयर होती है बॉल जो है वो स्फीयर है। मतलब गोले में और वृत्त में जमीन आसमान का अंतर है। जो गोला है वो तो स्फीयर है, और जो वृत्त है वो क्या है, 2D सरफेस है। 2D मतलब जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होते हैं, जेड एक्सिस नहीं होता, जिसमें जेड एक्सिस नहीं होता। जैसे मैं स्पेस की बात करूं, इस वाले फेस की बात करूं, इस दीवार की बात करूं, केवल स्पेस की बात करता हूं मैं, तो इसके अंदर एक तो एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। कौन कौन सी एक्सिस है, एक तो एक्स एक्सिस है और एक वाई, मतलब 2 ही डायमेंशन से मिलकर बनी हुई है ये। तो ये 2D है। ये क्या है बेटा, 2D है। 2D सरफेस का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, 0। 2D सरफेस का कोई वॉल्यूम हो सकता है क्या? अरे यार ऐसे समझो, मेरा जैसे ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर अगर मैं पानी भरना चाहूँ तो थोड़ा बहुत भर जाएगा। मान लो इस हाथ के ऊपर पानी नहीं भर रहा, मैं इस बुक के ऊपर मैं पानी डालना चाहूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बुक के ऊपर मैं 1 लीटर पानी ले लूँ, क्या आ जाएगा क्या इसके ऊपर पानी? क्योंकि इसकी खुद की कोई कैपेसिटी नहीं है, इसकी खुद की कोई क्या नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। मैं केवल इस फेस की बात कर रहा हूँ। इसकी खुद की जब कोई कैपेसिटी नहीं है तो यह होल्ड कैसे करेगा पानी को होल्ड करके रख पाएगा क्या? कभी नहीं रख पाएगा पानी को होल्ड करके। चीज समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये पानी, तो इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है तो वॉल्यूम नहीं है इसका, है ना। वो अपन पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में। बस अभी ये समझो, अगर मैं केवल इस फेस की बात करता हूँ ना बेटा, तो इसके अंदर देखो 2 ही एक्सिस हैं। एक एक्सिस तो ये हो गई और एक एक्सिस ये हो गई। किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो। वैसे तुम अगर देखोगे तो ये एक्स होगी, ये वाई होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या वर्टिकल है। ये तो क्या हो गई आपकी क्षैतिज है और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। लेकिन अगर मैंने बशर्ते इसकी हाइट भी ले ली, क्या ले ली मैंने, इसकी हाइट भी ले ली, तो क्या होगा, हाइट लेते ही इसके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी। मान लो सपोज दैट मेरे पास में ये फेस था, ये क्या था, ये फेस था। मान लो सपोज दैट मैंने इधर से इसकी ऊंचाई बढ़ा दी, इधर से ऊंचाई बढ़ा दी, इधर से ऊंचाई बढ़ा दी, इधर से ऊंचाई बढ़ा दी। अब पानी भर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर? बिल्कुल भर सकता हूँ। एज एन एग्जाम्पल, मेरा जो एक्वेरियम है, अगर उसके नीचे का जो बॉटम होगा, जो ग्लास है, उसके ऊपर पानी भरना चाहूँ नहीं भरेगा। लेकिन मैंने चारों तरफ से क्या लगा दी, इसके दीवारें लगा दी। क्या लगा दी? दीवारें लगा दी। जैसे मैंने दीवारें लगा दी तो वॉल्यूम उसके अंदर अब रह सकता है, उसके अंदर पानी भरा जा सकता है। तो जब जेड एक्सिस या 3 डायमेंशन हो तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है चीजें, और जब केवल 2 डायमेंशन हो, क्या हो बेटा, केवल 2 डायमेंशन हो, तो वो किस में जाती हैं, वो केवल सरफेस एरिया में ही काउंट की जाती हैं। उसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। चीज समझ में आएंगी, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था बेटा कि सर्कल और स्फीयर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों का 2D स्ट्रक्चर बनाए तो सेम नजर आएगा, लेकिन कभी भी जो स्फीयर है वो सर्कल की तरह नहीं होता है। सर्कल 2D स्ट्रक्चर होता है। सर्कल क्या होता है बेटा, इट्स जस्ट लाइक अ रिंग, वही 2D स्ट्रक्चर है। और आपका जो स्फीयर है वो 3D स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, सर्कल के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? सर्कल के बारे में। इज दैट क्लियर? ठीक है। और यही रीजन है कि सर्कल का एरिया अलग होता है, सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया जो है वो अलग होता है, ठीक है। चलो, अगर मैं इसके सरकमफेरेंस की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πr। क्या होता है बेटा, 2πr। सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 2πr। भाई इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है, जो आप 11th और 12th में सीखोगे, ठीक है।
हम जितने भी ये जो आए हैं ना, जितनी भी चीज़ें आई हैं सबके, जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L/B होता है एरिया का फॉर्मूला, या साइड स्क्वायर होता है किसका, स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले कहाँ से निकल के आते हैं? ये सारे के सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। इंटीग्रेशन के थ्रू क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है, मान लो सपोज दैट हम है ना कोई भी ज़मीन खरीदने गए, जब ज़मीन हम खरीद रहे हैं तो अगर उसकी सरफेस एकदम चौकोर होगी तो हम आसानी से पता कर पाएंगे कि भाई इसकी लंबाई इतनी है और इसकी चौड़ाई इतनी है, ठीक है। हम कैसे, हम मान लो कहीं ज़मीन खरीदने गए और हमने ज़मीन को देखा, साला वो अमीबा की शेप थी, कहीं से ऐसे जा रही थी, कहीं से ऐसे जा रही थी, ऐसा कुछ था। भाई इसका कहाँ से निकालोगे तुम? इसका एरिया निकाल सकते हो क्या तुम लोग? इसका एरिया नहीं निकाल सकते, लेकिन लमसम इसका एरिया भी निकाला जा सकता है। अब तुम बोलोगे, मैं पूछूंगा तुमसे शेप कौन सी है ये? भाई ये तो कोई सी भी शेप नहीं है, ये तो इर्रेगुलर शेप है, इसमें कोई शेप हम निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसे चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, ऐसी चीज़ों का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम है ना किसका यूज लेते हैं? इंटीग्रेशन का यूज में लेते हैं, जो आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक। चलो, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है बेटा वो क्या होता है? 2πr होता है। और सर्कल का जो एरिया होता है, क्या एरिया जो होता है सर्कल का, वो आप सब लोगों को पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? πr स्क्वायर होता है। क्या होता है? πr स्क्वायर होता है। बोलो इतनी चीजें पल्ले पड़ी क्या तुम्हारे? कौन सा 2D होता है, कौन सा 3D होता है, मेन चीज क्या होती है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सब कुछ समझ में आया? पहले राइट डाउन करो बेटा। सर्कमफेरेंस को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और एरिया जो ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले तुम लोगों के हमेशा काम आते हैं, तो याद रखना, जिसको नहीं पता है वो कर लेना, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है ना बेटा, मैं दोनों के फॉर्मूले बताऊंगा, जिसके सिलेबस में से जो कट गया है वो मत करना, जिसके सिलेबस में है वो कर लेना, ठीक है। और जो दोनों करना चाहता है वो भी कर लेना, ठीक। चलो, बाकी RBSC में से शायद इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं कटा है। CBSE में कटे हो? हाँ, CBSE में सेगमेंट या सेक्टर में से कोई एक चीज़ हटी है। सेगमेंट कटा है, हमारे चैप्टर सेगमेंट कटा है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेगमेंट सेक्टर का पार्ट है। सेगमेंट को समझने से पहले सेक्टर समझना पड़ेगा। चलो देखो, अपनी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। ये क्या है बेटा? सर्कल नहीं है सर, सर केंद्र क्या बेटा ये? भी हो सकता है, सर्कल सर्कल है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बोल दिया बेटा ये सेंटर पॉइंट है आपका, फिक्स पॉइंट है ना, जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। कई बार जो सेंटर पॉइंट होता है ना बेटा, उसको अपन O, R से भी इंडिकेट करते हैं, है ना। कार्टेशियन प्लेन में इसको O, R से भी इंडिकेट किया जाता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका मतलब एक्स एक्सिस है वो जीरो पर है, और जो वाई एक्सिस है वो R डिस्टेंस पे उठा हुआ है। चलो छोड़ो, इसको O से इंडिकेट कर दिया अपन। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल क्रिएट किया, ठीक है। मान लो मेरे पास में कोई तो एक सर्कल था, या कोई तो एक डिस्क थी मेरे पास में। क्या थी? कोई तो एक डिस्क थी मेरे पास में, है ना। कुछ ऐसी डिस्क थी, जैसे कल तुम लोग जैसे केक लेके आए थे, तो केक जिसमें बना हुआ आता है ना, जिसके ऊपर रखा हुआ आता है, तो तुमने देखा होगा एक वो इस तरीके की डिस्क होती है। उस डिस्क को अगर बीच में से मैंने ट्राइंगल की शेप में काट दूँ, है ना, तो डिस्क को कुछ ऐसी नजर आएगी बेटा आपको, है ना, कुछ ऐसी नजर आएगी, 3/4 पार्ट नजर आएगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है 3/4 पार्ट, आपको थोड़ी पता है कि ये 1/4 पार्ट काटा है आपने, भैया आपको थोड़ी पता है ये 1/4 पार्ट काटा है। बस ये जो शेप होगी ना बेटा, इसके अंदर ये जो तुमने आर्क क्रिएट किया है, ये जो आर्क बना है इसके अंदर, है ना, आर्क से लेके और इन दोनों जो रेडियस हैं, इन दोनों के बीच का एक एरिया होता है, मतलब ये कंप्लीट जो एरिया है, ये जो एरिया होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोला जाता है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर। पहचान लेना इसको, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है आपका πr स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। πr स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री क्या होता है बच्चा? πr स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। जिसमें बेटा r जो होता है आपका, वो होता है रेडियस, है ना, जो आपको या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या कुछ ऐसी चीज दे रखी होगी जिससे आप r निकाल सको। और जो थीटा होता है ना बेटा, ये जो सिंबल है ना, ये क्यू के जैसा सिंबल, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा जो होता है वो एंगल होता है, एंगल बिटवीन रेडियस, है ना, दो रेडियस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थीटा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। मतलब अगर आप लोगों को एंगल पता है, अगर आप लोगों को क्या पता है बेटा? अगर आप लोगों को एंगल पता है और अगर एंगल के साथ साथ में आपको रेडियस पता है, तो क्या आप सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हैं।
इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो होता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय आर। क्या होता है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पे ये जो एल होती है ना बेटा, ये एल जो होती है वो होती है लेंथ ऑफ एन आर, मतलब चाप की जो लंबाई है ना उसी को ही एल बोला जाता है। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ एन आर, मतलब अगर हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अगर हिंदी में सेक्टर की बात करें तो सेक्टर को बोला जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लेंथ ऑफ आर मतलब हो गया चाप की लंबाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर के ये दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं। अगर आपको लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखा है और रेडियस दे रखी है तो सिंपल सी बात है आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको एंगल दे रखा है और रेडियस दे रखी है तो सिंपल सी बात आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। मन में कोई शंका है, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं किसके, लेंथ ऑफ उसके, किसके, एरिया ऑफ सेक्टर के। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। मतलब ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है ना, इसका भी पर्सनली एक फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, मतलब चाप की लंबाई का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 2πr थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है। इसका कंसेप्ट आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया देखूं तो इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, क्या होता है बेटा, πr स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर। अब πr स्क्वायर पूरे सर्कल में से हमने ये वाला पार्ट निकाल दिया है ना, कौन सा पार्ट निकाल दिया, ये वाला। अगर मैं ये बोलूं कि पूरा ये जो सर्कल है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री का। भाई कोई चीज यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से घूमते 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 यहाँ पहुंच गई, तो इसका मतलब उसने पूरा एक चक्कर काट लिया। पूरा एक चक्कर काटने का मतलब है कि वो 360 घूम लिया। कितना घूम लिया वो, 360 डिग्री के एंगल पे घूम लिया, ठीक है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, केवल इतने से पार्ट का एरिया निकालना चाह रहा हूँ। मतलब ये कितना घुमा है बेटा, थीटा एंगल घुमा है, मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री जितना भी घुमा है हमने क्या मान लिया, थीटा डिग्री एंगल घुमा है, ठीक है। कितने में से, 360 डिग्री में से। तो हम क्या बोल देते हैं कि एरिया जो इस सेक्टर का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, πr स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल का एरिया, मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री का कितना पार्ट, थीटा पार्ट वो घुमा है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ये हो गया πr स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। और जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, या फिर इसको πr थीटा डिवाइड बाय 180 डिग्री भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बोलो आए नहीं आया समझ में, उतारो बेटा दोनों फॉर्मूले करके देखना एक बार। यहाँ तक चीज समझ में आई। अब बात आती है बेटा किसकी, अब बात आती है, ये तो था सेक्टर, ठीक है, सेक्टर हो गया। अब बात करते हैं अपन सेगमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा, सेगमेंट की। देखे एक और मार्क कर देना, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। अब सिंपल सी बात है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका सेक्टर। क्या हो गया, ये वृत्तखंड, ठीक है, सेक्टर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मुझे इस पूरे का एरिया फाइंड आउट नहीं करना, मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, मतलब इतना सा पार्ट फाइंड आउट करना है। सर ये जो उल्टा डी बन रहा है ना, हाँ, ये इतना सा पार्ट जो छायांकित भाग है ना, जो शेडो बनाई है जिस पे मैंने, केवल इतना सा पार्ट निकालना है। तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। ये फॉर्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट का। अब देखो ढंग से, सेक्टर नहीं आया तो सेगमेंट का फॉर्मूला बन ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि सेगमेंट जो सेक्टर का आधा फॉर्मूला है वो तो यहाँ पे वैसे ही है, πr स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा को। 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा मतलब इस ट्राइंगल को माइनस कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है भाई। मैंने पहले क्या निकाला था बेटा, मैंने पहले ये पूरा एरिया निकाला था ना। अगर मैं इस पूरे एरिया में से किस पार्ट को माइनस कर दूं, इस वाले हिस्से को माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास में ये वाला हिस्सा बच जाएगा, नहीं समझ में आया भाई। ये पूरा एरिया था मेरे पास में, है ना, ये मतलब एक तरीके से तरबूज का जो पीस होता है ना, वैसा कुछ था मेरे पास में। इस पूरे में से मैंने क्या कर दिया, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया मतलब निकाल दिया।
जैसे ही मैं इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को निकाल देता हूँ तो क्या मेरे पास में यही चीज बच जाएगी ना? समझ में आ रहा नहीं आया? तो पहले तो हमने पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, उस पूरे का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है, और उसमें से इसका एरिया माइनस कर दिया इस ट्रायंगल का। ये कैसे आया बता देंगे अपन कैसे आया। बाकी क्या होगा इसका एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होगा। मतलब इस वाले का एरिया हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास में क्या आ गया बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट। ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कौन सा सेक्टर है कौन सा सेगमेंट है। तो याद रखना नाम बड़ा दर्शन छोटे, सेगमेंट में नाम बड़ा है तो छोटा पार्ट है, ठीक है, और नाम उसमें छोटा है सेक्टर, तो पूरा अपन ने पूरा पार्ट उसके अंदर निकाला। समझ में आ गया? तो इससे आप लोगों को ध्यान रह जाएगा थोड़ा बहुत। ये तो था इस पूरे चैप्टर का बेसिक बेटा, है ना। चैप्टर के अंदर मतलब इसके अलावा इसके बाहर से कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बाकी कॉमन सेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज कोई फॉर्मूला नहीं है चैप्टर में इसके अलावा, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़े। अब अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा 12.1 के पहले एग्जांपल्स करेंगे, और 12.1 में जो क्वेश्चंस मेरे को ऐसा लगेगा कि तुम नहीं कर पा रहे हो वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। हाँ एक ही एग्जाम्पल तो और अच्छी बात है। चलो देखो हमने क्या बोला, देखो अच्छा है वो एग्जाम्पल भी अच्छा है। उस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं कुछ एक चीजें बता देता हूँ तुम लोगों को। बेटा अगर वो तुम लोगों को रेडियस दे देता है ना, क्या दे दी उसने, रेडियस दे दी कि कोई भी सर्कल है और उसकी रेडियस दे दी कितनी 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल दिया क्वेश्चन में उसने कि एक सर्कल है ना, अपने मन से ले रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन, है ना, एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे दी आपको कितनी, मान लो सपोज दैट 7 सेंटीमीटर दे दी। कितनी दे दी बेटा, 7 सेंटीमीटर के इक्वल दे दी। अब वो बोल रहा है इसका पेरीमीटर निकालो, इसका क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो, और इसका एरिया निकालो। क्या निकालो बेटा, पेरीमीटर निकालो और एरिया निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया ये, है ना। सर्कल की रेडियस दे दी, पेरीमीटर पूछ लिया और एरिया पूछ लिया। अब मुझे ये चीज पता है भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल होता है मेरे पास में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगर वो ऐसे बोलता है अज्यूम दैट पाई इक्वल टू 22/7, तो आपको 22/7 लेनी है। अगर वो बोलता है पाई इक्वल टू 3.14, तो आपको 3.14 लेनी है। ये ध्यान रखना, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। अगर दोनों ही वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो आप अपने अकॉर्डिंग 22/7 ले लो, है ना। इन दैट केस आप अपने अकॉर्डिंग क्या ले लो बेटा, 22/7। अदरवाइज जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मानना है, ठीक है। चलो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, चलो ठीक है। पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7 मान ली मैंने। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आपको, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 खत्म, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, ठीक है। अब आगे देखो, कई लोग क्या होते हैं यहाँ पे आके क्वेश्चन को रोक देते हैं, ठीक है। यूनिट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में आओगे तो पता चलेगा यूनिट की बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस होती है। यूनिट लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर आपने यूनिट नहीं लगाई और मैंने पूछा कि फतेह भाई आप कितने मतलब आपकी हाइट क्या है, तो फतेह बोलता है मेरी हाइट है 5, ठीक है। तो 5 के अलावा इसने क्या बोला यार, 5 इंच भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है फतेह, 5 किलोमीटर का भी हो सकता है फतेह, मतलब कुछ भी हो सकता है ना भाई। मेरे को थोड़ी पता है 5 क्या है, मुझे थोड़ी पता है। तो यूनिट की इंपॉर्टेंस है। मैंने पूछा इससे कि हाइट क्या है और ये बोल देता है कि मैं तो 5 kg का हूँ, किलोग्राम का हूँ मैं तो, है। मैंने पूछा इससे कि भाई तेरी हाइट क्या है, ये बोल रहा है 5 सेकंड में पैदा हुआ था मैं तो, है। मतलब एक अलग अलग मतलब वैल्यू हो सकती है। मतलब 5 के पीछे अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू लगा दोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी एक यूनिट होती है, वो यूनिट आपको प्रॉपर लगानी पड़ेगी बेटा। एक यूनिट होती है, अगर वो यूनिट आप ढंग से नहीं लगा रहे हो तो सिंपल सी बात है उस क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं है, उस क्वांटिटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो यूनिट देख दाख के अपने को लगानी पड़ती है ना। तो हमने क्या बोला बेटा, अब इसमें यूनिट का कैसे पता चलेगा भाई, सिंपल सी बात है, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है ना तो एरिया भी सेंटीमीटर में होगा। बस शर्ते एरिया जो होता है ना वो हमेशा स्क्वायर में होता है। किसमें होता है बेटा, स्क्वायर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चीज आई नहीं आई समझ में, चीज आई नहीं आई समझ में, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेंटीमीटर लिख देता तो ये एरिया थोड़ी रहता, केवल अगर मैं सेंटीमीटर लिखता तो ये एरिया थोड़ी रहा। ये तो दूरी बन गई, डिस्टेंस बन गई, हाइट बन गई, डेप्थ बन गई, समझ में आता है, लेंथ बन गई, है ना, सर्कमफेरेंस बन गई। भाई स्क्वायर लगाया तो ही तो पता चला कि ये एरिया है। सबकी अपनी अपनी एक डायमेंशन है भाई, सबकी अपनी अपनी डायमेंशन है। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि हाइट क्या, और ये बोलता है कि मेरी हाइट 5 सेकेंड है, तो सेकंड तो टाइम को डिनोट कर रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देता हूँ तो वो तो डिस्टेंस को डिनोट करता ना भाई। सेंटीमीटर स्क्वायर डिनोट करता है किसको, एरिया को। अगर यहाँ मीटर होता तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता, अगर वहाँ किलोमीटर होता तो ये किलोमीटर स्क्वायर हो जाता। तो यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यूनिट की अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। अब बात आती है किसकी, सर्कमफेरेंस की। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चा, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। सर्कमफेरेंस क्या होता है
पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना हो गया 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना हो गया 7, 7 से 7 खत्म 44। आगे क्या लगा दूंगा मैं केवल सेंटीमीटर, क्योंकि सरकमफेरेंस होता क्या है भाई, सरकमफेरेंस तो डिस्टेंस ही है ना। मान लो मेरे पास में कोई गोला है, गोला क्या कोई वृत्त है, उसको मैंने बीच में से कट किया, कट करके मैंने उसको ऐसे फैला दिया, तो लेंथ ही तो बन गई वो। नहीं आई चीज समझ में, वो क्या बन गई एक तरीके से लेंथ ही बन गई ना। तो वही वाली बात है, तो लेंथ को तो सेंटीमीटर में नापते हैं अपन, तो सरकमफेरेंस में भी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा सेंटीमीटर आ जाएगी। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप लोगों को। मैंने केवल एक फील करवाया है, वो भी क्यों, क्योंकि मैं ये यूनिट के बारे में बताना चाहता था तुम लोगों को, इसलिए बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये तो हलवा है, हलवा नहीं मिलेगा तुम लोगों को, समझ में आता है? हाँ इसको खा सकते हो तुम लोग, खाने की बात याद आती है इसको। समझ में आ गया बेटा? यस सर। हटा दूं, बताने की नीड है इसको। चलो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन को एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। इसने क्या बोला बेटा, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब होता है आपके पास में कोई तो एक सर्कल है, उसके चारों तरफ तारबंदी करना या उसके चारों तरफ डेकोरेशन करना, मतलब अपन उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ चीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्क्यूलर फील्ड। जब भी वो क्वेश्चन बोले और क्वेश्चन में अगर वो कोई स्ट्रक्चर बोल दे तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, है ना। फील्ड लाने के लिए पहले आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। इसने सर्क्यूलर फील्ड बोला है तो मैंने पहले सर्कल ही बना दिया पूरा। समझ में आ गया क्या बेटा? जब भी आप लोगों को वो क्वेश्चन बोले इस तरीके के क्वेश्चन में अगर वो कोई स्ट्रक्चर बता रहा है तो उस स्ट्रक्चर को बना दो पहले। तो उससे क्या है, आप लोगों को फिर उस लाइन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसने इससे पहले वाली लाइन में क्या बोला है, सर्कल बोला है, तो हम सर्कुलर फील्ड बना देते हैं पूरी, ठीक है। एट द रेट, अब उसको उस पर क्या निकालनी है अपने को, द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, मतलब अपने को सर्कुलर फील्ड की फेंसिंग करनी है, बोले तो सजावट करनी है। और क्या कोस्ट है बेटा उसकी 24 रुपीज पर मीटर, 24 रुपीज पर मीटर, 24 रुपीज पर मीटर। मतलब 1 मीटर का जो कोस्ट है ना बेटा वो कितनी है 24 रुपीज है। 1 मीटर की कोस्ट कितनी है बेटा 24 रुपीज है। और टोटल उसको कितना देना पड़ रहा है, टोटल अमाउंट जो फेंसिंग का आ रहा है वो कितना आ रहा है 5280 रुपये आ रहा है। समझ में आया क्या भाई? 1 मीटर जो है फेंसिंग हो रही है कितने रुपयों की, 24 रुपए की। तो 2 मीटर कितने की होगी 48 रुपीज की। नई चीज समझ में आई? समझ में आया नहीं आया? तो भाई 1 मीटर जब 24 रुपए की हो रही है तो 10 मीटर कितने की होगी 240 रुपए की है। 100 मीटर कितनी हो जाएगी 2400 रुपए की। समझ में आ रहा है? 1000 मीटर कितने की हो जाएगी 24000 रुपए की। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो उसने ये बोला कि 1 मीटर की कोस्ट जो है वो 24 रुपए है और टोटल कोस्ट कितनी देनी पड़ी है 5280 रुपए। टोटल कोस्ट कितनी देनी पड़ी है बेटा 5280 रुपए। ठीक है, द फील्ड इज टू बी प्लफ्ड एट द रेट ऑफ 0.50 रुपीज पर मीटर। उसके बाद में इसने बोला कि इसके बाद में इस फील्ड को प्लफ किया जाता है। प्लफ का मतलब होता है बेटा जोतना, मतलब खेत में हल चला के उसको जोता जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, उसका एरिया होगा भाई, फील्ड है इसका मतलब एरिया कोई तो जोतोगे, उसकी बाउंड्री को थोड़ी जोतोगे तुम लोग, उसकी प्लफिंग थोड़ी करोगे। तो प्लफ का जो उसका जो प्लफिंग का जो चार्ज है ना बेटा वो क्या है 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना चार्ज लग रहा है 0.50 रुपये लग रहा है, बोले तो 50 पैसे लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा 50 पैसे लग रहा है। यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? क्वेश्चन को दोबारा समझो, मैंने क्या बोला बेटा, उसने ये बोला कि आपके पास में कोई तो एक सर्कुलर फील्ड है। क्या है उसके आपके पास में कोई तो एक सर्कुलर फील्ड है और जो सर्कुलर फील्ड है ना उसमें अपने को फेंसिंग करनी है। फेंसिंग होती है उसके चारों तरफ या तो तारबंदी कर दो, ठीक है, अगर कोई डेकोरेशन वगैरह कर रहे हो तो डेकोरेशन कर दो। तो यहाँ पे तो तारबंदी करनी है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर आप खेत को जोतोगे, जोतने के बाद में कोई एनिमल वगैरह अंदर नहीं आ जाए तो उस वजह से उसके चारों तरफ क्या कर दोगे आप तारबंदी कर दोगे, वायर लगा दोगे लट्ठे गाड़ गाड़ के। तो उसने बोला कि 1 मीटर पे तारबंदी करने का जो चार्ज है वो 24 रुपये है। उसके चारों तरफ जो तारबंदी हुई, उसके चारों तरफ जो फेंसिंग में कर रहा हूं, उस फेंसिंग का टोटल चार्ज मुझे कितना देना पड़ा बेटा 5280 रुपये देना पड़ा, है ना। मतलब इसमें कुछ ना कुछ संबंध है ना। तो मैंने ये बोला बेटा कि चार्ज ऑफ 1 मीटर, चार्ज फॉर फेंसिंग ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का जो चार्ज है वो कितना है बेटा 24 रुपये। टोटल चार्ज कितना है
टोटल चार्ज कितना है 5280 रुपए, 5280 रुपए। अब इसको फील करो पहले तो भाई, 1 मीटर का चार्ज 24 रुपए। मैंने बोला मेरे पास में 2 मीटर था तो कितना हो गया 48। मैंने बोला 3 मीटर था, मेरे पास में कितना था 3 मीटर था, 3 मीटर का कितना हो गया 24 दूनी 48, 48 के बाद में कितना आ गया आपके पास में 72। मतलब हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लेट x मीटर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग। x मीटर जो है ना वो अवेलेबल है किसके लिए, फेंसिंग के लिए, है ना। मतलब हमने क्या बोला बेटा, मतलब मैंने ये बोल दिया कि अपने को इस पे फेंसिंग करनी है ना, तो ये पूरा का पूरा जो लेंथ है ना मैंने x मीटर मान लिया। क्या मान लिया इसको मैंने, x मीटर मान लिया। या फिर ये समझ लो ना यार, सिंपल सी बात है, इसके सर्कमफेरेंस पे फेंसिंग करनी है मुझे। किस पे फेंसिंग करनी है, सर्कमफेरेंस पे फेंसिंग करनी है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और मैंने ये बोल दिया कि फेंसिंग ऑन सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, है ना। इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मुझे क्या करनी है, फेंसिंग करनी है। उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2πr के बराबर है। और ये जो 2πr मैं कर रहा हूँ, क्या ये जो 2πr कर रहा हूँ मैं, भाई मैंने इस पूरे के ऊपर फेंसिंग की तो ही तो मेरे पास में 5280 रुपए मुझे देने पड़े। इस पूरे के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फेंसिंग कर रहा हूँ, तभी तो मुझे कितने, क्या हुआ, तभी तो मुझे क्या देने पड़े, 5280 रुपए देने पड़े। अगर मैं 5280 रुपीज में किसका डिवाइड दे दूं, 24 रुपीज का डिवाइड दे दूं, तो क्या मेरे पास में 2πr की वैल्यू निकल के आ जाएगी? यस सर, आ जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों भाई? सिंपल सी बात है, मैंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x मीटर या 2πr मीटर। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 और यहाँ से यहाँ तक जब पूरा में पहुंच गया तो मैंने टोटल कितनी फेंसिंग की है, 2πr मीटर की फेंसिंग की है ना। और इस टोटल फेंसिंग को करने में कितने रुपए लगे हैं, 5280 रुपए लगे। इस टोटल फेंसिंग को करने में कितने रुपए लगे, 5280 रुपए लगे। अगर उस 5280 में 24 का डिवाइड दे दूं तो मेरे पास में वो लेंथ आ जाएगी, वो लेंथ आ जाएगी जिस पर मुझे क्या करनी है, फेंसिंग करनी है, जिसके ऊपर मुझे क्या करनी है, फेंसिंग करनी है या फिर डेकोरेशन करना है। चलो यहाँ से जब मैं इसको डिवाइड देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 24 दूनी 48, 220, क्या आ जाता है 220, ये आएगा ना। हाँ, तो मेरे पास में क्या गया 220 मीटर, मतलब 220 मीटर पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, फेंसिंग कर रहा हूँ। 220 मीटर पे मैं क्या कर रहा हूँ, फेंसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकल सकती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इक्वल टू 220। तो r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 220 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार, 10 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम। तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 7 5 या 35 मीटर। मतलब मेरे पास में ये जो इसकी लेंथ आई या इसकी जो रेडियस आई वो कितनी आई, 35 मीटर। मेरे पास रेडियस आ गई है, तो मुझे सर ये निकाला क्यों? हमको तो वो निकालना था ना कि पूरे खेत को जोतना है तो उसमें कितना रुपया देना पड़ेगा। भाई पूरे खेत को जोतने के लिए मेरे पास में एरिया तो होना चाहिए ना। भाई जब मेरे पास एरिया होगा तभी तो मैं निकाल पाऊंगा ना टोटल कितना मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो क्या अब मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकता हूँ? एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल के आएगा मेरे पास में, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई बाय 35। कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 110 मल्टीप्लाई बाय 35। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3650 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास में, ओवरऑल एरिया आ गया इस सर्कुलर फील्ड का। मतलब इस सर्कुलर फील्ड का एरिया कितना आया मेरे पास में, 3650 मीटर स्क्वायर। कितना आया, 3650 मीटर स्क्वायर। भाई मतलब मैंने ये बोला कि इस टोटल इस पूरे फील्ड का जो एरिया है, इस पूरे फील्ड का जो एरिया है वो कितना है, 3650 मीटर स्क्वायर है। उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर को प्लग करने में कितना चार्ज लग रहा है बेटा, 0.50 रुपये। कितना लग रहा है, 0.50 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर को प्लग करने में या जोतने में कितना चार्ज लग रहा है, 0.50। तो 2 मीटर को करने में कितना लगेगा भाई, 0.5 मतलब 1 रुपया लगेगा। अगर मैं 3 मीटर की बात करूंगा तो 1.5 रुपया लगेगा।
समझ में आ रही है नहीं आ रही है चीज? तो इतने मीटर स्क्वायर को करने में कितना पैसा लगेगा? इक्वल टू 3650 मल्टीप्लाई बाय 0.50। सही है गलत है भाई? ये तो मेरे पास में एरिया था। अब मैंने ये बोला कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे? 3650 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो कितना है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो 0.50 पैसे है, या 50 पैसे है, या आधा रुपया है। ठीक है, 0.50 रुपये। ठीक है, जब 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 0.50 है और 1 मीटर स्क्वायर की जगह में 0.50 रुपये रख देता हूँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ से पॉइंट को हटाया, नीचे क्या आ गया बेटा? 100। ये कट गया 2 बार और ये कट जाएगा यहाँ से, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 25। मतलब 1825 रुपये उसको प्लस करने के लिए क्या करने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। बेटा देखो दोबारा समझो इस चीज़ को। हाँ क्या हुआ? क्यों? कहाँ पे? यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1925। ठीक है बेटा, दोबारा समझो इस चीज को, है ना? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ही है। मैंने क्या बोला? मैंने ये चीज बोली, अरे इधर ही लेनी है क्लास, हम इधर ही हैं। हाँ देखो बेटा, एक बार दोबारा सुनो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? मैंने ये बोला बेटा कि भाई आपके पास में कोई एक सर्कुलर फील्ड है ना? कोई तो एक क्या है बेटा? सर्कुलर फील्ड है, मतलब सर्कल के रूप में कोई खेत दे रखा है आपका कोई तो एक खेत है, और वो खेत कैसा है? सर्कल बना हुआ है। कोई बात नहीं, बैठ जाओ कोई। ठीक है, क्या बना हुआ है? सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सर्कल बना हुआ है। अब मैंने ये बोला कि ये जो सर्कल है ना, इसको मुझे क्या करना? जोतना है, मतलब इसकी प्लफिंग करनी है। क्या करनी है बेटा? इसकी मेरे को प्लफिंग करनी है। इस खेत को मेरे को जुताई करनी है इसकी। और उसने बोला कि इसके छोटे से पार्ट को, अगर छोटे से एरिया को अगर आप जोतते हो ना, तो कितना लगता है? 50 रुपये, 50.50 रुपये लगते हैं, या आधा रुपया लगता है, या फिर 50 पैसे लगते हैं। 1 मीटर स्क्वायर को जोतोगे तो 50 पैसे लगेंगे। 2 मीटर स्क्वायर को जोतोगे तो भाई 1 रुपया हो गया। सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ? मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ। नहीं यही चीज समझ में? क्या कर रहा हूँ बेटा? मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ। मतलब ये तो समझ में आ गया कि मेरे पास में अगर एरिया आ जाएगा ना, तो मैं आंसर निकाल लूंगा। मेरे पास में क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, तो मैं आंसर निकाल लूंगा। अब ये एरिया जो फॉर्मूला होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वो? पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास में रेडियस तो नहीं है, तो मुझे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब रेडियस निकलेगी कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि इसने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तो दे रखी है, तो वो भी काम आने वाली है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में उसने ये बोला कि 24 रुपये पर मीटर, 24 रुपये 1 मीटर की फेंसिंग का चार्ज है। 24 रुपये 1 मीटर की फेंसिंग का चार्ज है, और टोटल जो चार्ज है वो 5280 रुपये है। इसका मतलब x मीटर फेंसिंग का चार्ज, क्या? चार्ज ऑफ x मीटर फेंसिंग, चार्ज यहाँ लिख रहा हूं मैं फील करवाने के लिए, चार्ज ऑफ x मीटर फेंसिंग, x मीटर का जो फेंसिंग का चार्ज है वो कितना है? 5280 रुपये। कितना है बेटा? 5280 रुपये। तो 1 मीटर फेंसिंग का चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? 5280 बटे x। समझ में आया नहीं आया भाई? जब ये पूरा x मान लिया मैंने, पूरा क्या मान लिया? ये x। भाई अगर टोटल चार्ज 5280 रुपये है, टोटल चार्ज कितना है? 5280 रुपीज है ना? पूरे पे करनी है, ठीक है? तो x मान लिया इस पूरी लेंथ को मैंने, तो x मीटर पे फेंसिंग करने का जो चार्ज है वो कितना है? 5280 रुपये। कितना है बेटा? 5280 रुपये। ठीक है, तो 1 मीटर का चार्ज क्या होगा? 5280 बटे x, है ना? अब मुझे यह भी दे रखा है कि 1 मीटर का चार्ज 24 रुपये है। 1 मीटर का चार्ज क्या है? 24 रुपये। तो क्या 1 मीटर की जगह मैं यहाँ पे 24 लिख सकता हूँ? बोलो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? भाई सिंपल सी बात है, ये ऐसे हो जाएगा 24x इक्वल टू 5280। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी? 5280 बटे 24, और ये कैंसिल आउट होके क्या आया मेरे पास में? 220। भाई x किसको माना है मैंने? x किसको माना है मैंने? किसको माना है x मैंने? सरकमफेरेंस को। ये जो लंबाई है ना, इसी को ही तो x माना है। नहीं आया समझ में? नहीं आया भाई। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, x मैंने इस पूरे को माना है, मतलब इस पूरे पे फेंसिंग करनी है ना, तो इस पूरे की जो लेंथ है वो x मीटर है मान लो। क्या है? x मीटर है मान लो, ठीक है? तो x मीटर पे फेंसिंग करने का चार्ज कितना? 5280 रुपये, ठीक है? तो भाई सिंपल सी बात है, तो 1 मीटर पे चार्ज कितना लगेगा? 5280 बटे x। x नीचे चला जाएगा ना, और हमें यह भी पता है कि 1 मीटर का चार्ज बुक ने दे रखा है 24 रुपये।
तो उस 1 मीटर के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 रुपीज लिख सकता हूँ। तो वही कांड मैंने यहाँ पे किए हैं। बोलो आया नहीं आया समझ में? ठीक है, वहां से अपने पास में आर आ जाएगा और आर से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, आर से हमारे पास में एरिया की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। आया नहीं आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम्पल था इसलिए मैंने करवाया, अदरवाइज मैं पहले डायरेक्टली ये नहीं करवाता। उतारो बेटा इसको, समझ के उतारना क्वेश्चन को पूरे को, ठीक है? चलो करें करें ओ बूढ़े हाँ जी अबे बेंच उतारनी बहुत नीचे बैठ कर अरे यार वो बेंच मंगवा ली थी लेकिन आई नहीं यार, मैं क्या करूँ यार, लेके नहीं आया। ऐसी बेंच मंगवाई ना, 20 पीस मंगवाए यार, गरीबी चल रही है। भाई तू चाहे ना तो पानी की बोतल भरवाना यार, भरवाना मैं दुल्हन का भाग गई हो कल ही शादी हुई थी यार। आगे देखो, इंग्लिश वाली देते यार, हिंदी वाले में तो दिक्कत होती है। खुली हुई दे, इतने संस्कार हैं तेरे अंदर, सी लिखवा ले माथे पे। देखो एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्या है, देखो बेटा 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ फिर ट्राई करना तुम लोग, है ना। जैसे मैं एक तो तुम लोगों को करवा रहा हूँ सर 5 क्वेश्चन ही है। हाँ, मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, थर्ड क्वेश्चन के जैसा तुम्हारा पहला और दूसरा क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, आपको एक फिगर दे रखा है ना, फिगर कैसा दे रखा है, ऐसा कुछ 12.3 ये ना कैसा पता है? है? पता है? हाँ सर, प्रॉब्लम पता है, एक प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ? बताऊंगा अभी तेरे को। इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा, 5 ही है ना। ये सर 5 ही है, व्हाइट ब्लैक। पहली वाली जो है वो किसकी है बेटा, व्हाइट वाइट की है। ब्लैक दूसरी वाली ब्लैक है, ब्लू तीसरी वाली रेड अबे तीसरी वाली ब्लू ब्लू, देन रेड रेड, देन गोल्ड। गोल्ड। हाँ ठीक है, ऐसे है। उसने बोला है कि एक फिगर दे रखा है आपको 12.3 में बेटा, और उसके अंदर अपने को क्या करना है, इसके ऊपर मतलब निशाना साधना है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसने बोला कि इसके कुछ कलर्स दे रखे हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। मतलब गोल्ड का जो डायमीटर है ना बेटा, गोल्ड का है ना, डायमीटर ऑफ गोल्ड कितना दे रखा है, डायमीटर तो समझ गए होंगे ना बेटा तब सब लोग। डायमीटर ऑफ गोल्ड है ना, मतलब व्यास, व्यास कितना दे रखा है आपको 20। सर सिर्फ गोल्ड का है। हाँ हाँ, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद में जो डायमीटर है वो 10.5 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 स्कोरिंग रीजन, ठीक है। इसके आगे का जो डायमीटर है ना, जो सक्सीडिंग डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। 10.5 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो समझो, पहले मैं गोल्ड की बात करता हूँ बेटा, ये गोल्ड है। अब इसका डायमीटर दे रखा है अपने को ये वाला, मतलब ये कितना दे रखा है बेटा 21 सेंटीमीटर, 10.5 सही है क्या। अब एक बात बताओ, अगर मुझे डायमीटर दे रखा है तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ गोल्ड का, गोल्ड सर्कल वाले का एरिया निकाल सकता हूँ क्या मैं। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल इक्वल टू क्या बोलूंगा, पाई आर स्क्वायर, सही है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी बेटा 21/2। भाई 21 जो है वो डायमीटर है, इसका व्यास है, मतलब पूरी है, नहीं समझे क्या भाई। 21 जो है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक है, पूरी एंड टू एंड है, डायमीटर है। और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का। जब आपका डायमीटर 21 है तो रेडियस क्या होगा 21/2 मल्टीप्लाई बाय 21/2। बोलो मन में कोई शंका है यहाँ तक? नो तो सर। यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, है ना। इसके बाद में तो कैलकुलेट कर ही लोगे ना इसको, नहीं आया समझ में आया, ठीक। अब उसने बोला कि आपको जितने भी रीजन है ना, सबका डब्बो निकालना है एरिया। क्या निकालना है, सबका एरिया निकालना है बेटा। गोल्ड का तो निकल गया, है ना। क्या मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक का इस पूरे का एरिया निकाल सकता हूँ? समझो इस चीज को, मैंने सॉरी यहाँ तक का नहीं, रेड तक का, है ना। मैंने ये बोला ये तो गोल्ड है,
और ये वाला रेड है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या मुझे रेडियस पता है? बिल्कुल पता है ना, बिल्कुल पता है भाई। 21 तो मेरे को बोला कि इसने ये जो है ना ये 21 है, और उसके बाद में जो जितने भी बेंड है ना उनकी जो लेंथ है वो 10.5 है। भाई एक बात बताओ, इधर से 10.5 तो इधर से भी तो 10.5 होगी ना? नहीं आई चीज समझ में भाई? उसने ये बोला है कि जो उसकी दूरी है ना बेंड की वो 10.5 है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये 10.5 है तो ये भी तो 10.5 होगी ना, हर जगह से 10.5 होगी। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इस पूरी सर्कल का डायमीटर क्या होगा 42 होगा तो कुछ गलत है क्या? मतलब मैंने ये बोला कि यहाँ से लेके इस पूरी सर्कल, ये जो पूरी सर्कल है ना इसमें ये गोल्ड भी इंक्लूड हो गया। इस गोल्ड में भी क्या हो, मतलब ये पूरी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो 42 सेंटीमीटर होगा। ये गलत है क्या? नहीं। लेकिन उसने पता है क्या पूछा है? उसने ये पूछा है कि आप सारे जितने भी पर्टिकुलर रीजन है ना उनका आपको वो निकालना है एरिया। मतलब गोल्ड का एरिया अलग निकलेगा है ना? हाँ, अब इसका एरिया अलग निकलेगा। अपने को इस पूरे का नहीं निकालना है, अपन ने गोल्ड का तो निकाल ही लिया ना। नहीं यही चीज समझ में? अपन ने गोल्ड का तो क्या कर लिया, निकाल लिया ना। मैं क्या करूंगा, ये पूरा एरिया निकाल लूं किससे? पाई आर स्क्वायर से। 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना होगा भाई? डी जब 42 है, डी जब 42 है तो आर कितना होगा? 21 होगा। सही है गलत है? जब डी 42 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अगर 42 है तो आर कितनी होगी? 21 होगी। तो मैंने यहाँ पे 21 लगा दिया। लेकिन ये जो एरिया आएगा ये पूरे का आया, इस पूरे का इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा? ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। आया नहीं आया समझ? आया नहीं आया समझ में? फिर उसके बाद में आगे जाएंगे, ब्लू वाले में जाएंगे तो मैं पूरे का एरिया निकाल सकता हूँ भाई। 42 तो यहाँ से यहाँ तक का था, 42 डायमीटर तो ये पूरे का था। फिर इसके बाद में ये 10.5 और ये भी 10.5, मतलब 21 ऐड करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 53। कितना आ जाएगा मेरे पास में? 53। नहीं आ रही है क्या चीज समझ में? क्या बोल रहा हूँ? मुस्कान समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई मैंने ये बोला कि मान लो सपोज दैट मैंने ये बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आए तो बोल दो बीच में। तुम्हारी शक्लों से दिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कहीं हो। मैंने ये बोला कि सबसे पहला जो मुझे मिला वो क्या मिला? गोल्ड। उसके बाद में मुझे क्या मिला? है ना? ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या मिला? उसके बाद में क्या मिला? और उसके बाद में क्या मिला? ऐसे है ना भाई। इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का जो डायमीटर है ना वो 21 दे रखा है। किसी को कोई डाउट है क्या? मैं इस सर्कल का एरिया निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर रेडियस का हाफ होता है तो अपने पास में अगर डायमीटर 21 है तो रेडियस 21/2 हो जाएगा, निकल जाएगा। अब मेरे से उसने पूछा कि हर रीजन का एरिया निकालो। मतलब ये गोल्ड था, ये क्या है? वाइट, ये क्या है? रेड। तो रेड वाला तो यही है ना भाई, इतना सा है ना रेड वाला तो। लेकिन इतने से को मैं निकालूं कैसे भाई? अगर मैं इस पूरे को निकाल लूं, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डायमीटर निकाल लूं, साइड में बना देता हूँ उसको मैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। मैं ये बोलता हूँ कि इस पूरे को निकाल लूं मैं, इसका पूरे का डायमीटर कितना होगा? ये तो 21 है, यहाँ से यहाँ तक तो ये 10.5 है, उसने बोला है ये। और ये भी 10.5 है भाई, ये भी 10.5 है। तो टोटल 42 हो गया। टोटल कितना हो गया? 42 हो गया। तो मैं इस पूरे का निकाल सकता हूँ क्योंकि अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस कितनी होगी? 21 होगी। कितनी होगी रेडियस? 21 होगी। तो रेडियस मेरे पास में क्या आ गई? 21 सेंटीमीटर आ गई, नहीं आ गई? तो क्या मैं अब इस पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता? अब एक बात बताओ, ये तो मेरे पास में पूरे का आया ना, रेड का थोड़ी आया। मेरे पास में रेड प्लस गोल्ड का आया। किसका आया? रेड प्लस गोल्ड का। मुझे इस रेड वाले में से, इस रेड प्लस गोल्ड में से किसका एरिया माइनस करना पड़ेगा? इस वाले को निकालना पड़ेगा ना भाई। गोल्ड वाले का क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जब गोल्ड वाले का माइनस करूंगा तो मेरे पास में ये वाला पार्ट आएगा ना। नहीं आया अभी भी समझ में? फिर उसके बाद में इससे नेक्स्ट वाला, ये कौन सा है? ये कौन सा है? ब्लू। अगर मैं ये बोलता हूँ ये ब्लू है ना, ये 10.5 और ये भी 10.5। ये ओवरऑल 42 था, 42 प्लस 21 कितना हो जाएगा मेरे पास में? 53। मतलब ये हो गया ओवरऑल 53 होगा। हाँ ठीक है, गलती हो गई। 63 टोटल कितना हो गया? 63। इस 63 से ये 63 डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 63/2। मतलब जो भी होगी 23.5 कुछ होगी, हाँ 22.5 होगी। 31 यार शांत हो जा। हाँ 31.5 होगी। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल रेडियस निकल गई है ना। इसकी क्या होगी? 31.5 होगी। समझ में आया?
मतलब इस पूरे का एरिया निकाल सकता हूँ सर, मैं। निकाल सकते हो। इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? इस पूरे में से क्या मुझे ये माइनस करना पड़ेगा? यस सर, ये तो भी निकाला है। वो पड़ी समझ में आ गया सब लोगों को? इतनी चीज समझ में आई। ऐसे ही बाकी के दोनों भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करवाएंगे, बाकी का कल करवाएंगे, ठीक है। अभी बैठ के इसके कुछ क्वेश्चंस करो, ठीक है भाई? यस सर। चलो।